हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। इस वीडियो में हम गुप्तकालीन मूर्तिकला के बारे में देखेंगे। इससे पहले के क्लासेस में मैं और भी टॉपिक्स को आर्ट एंड कल्चर के कवर करवा चुकी हूँ, जो कि हमारे GS1 में है, काफ़ी हेल्पफुल हैं। ये एक तीसरा वीडियो है आज मेरा, जिसमें मैं गुप्तकालीन मूर्तिकला के बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगी अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। इसका हम इंट्रो देखेंगे। यद्यपि मूर्तियों के निर्माण संबंधी साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होने लगे थे, परंतु मूर्तिकला का विशिष्ट विकास गुप्तकाल में हुआ, जहां मूर्तिकला में गांभीर्य, कमनीयता, लालित्य व माधुर्य का दर्शन होते हैं। ये एक इसका इंट्रो हो जाएगा, जो कि गुप्तकालीन मूर्तिकला संबंध में रहेगा। अब हम गुप्तकालीन मूर्तिकला की विशेषताओं के बारे में देखेंगे, जिसको फ्लो चार्ट के माध्यम से इस प्रकार से मैंने दर्शाया है यहाँ पे। प्रस्तर प्रयोग व अधिकांश मूर्ति निर्माण गुफा में, इसमें एलिफेंटा, अजंता और एलोरा में ये देखेंगे। लाल बलुआ प्रस्तर निर्मित मथुरा से प्राप्त बुद्ध मूर्ति, मुक्त एवं सहज निर्माण प्रक्रिया प्रयोग, बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव के अलावा धार्मिक मूर्तिकला निर्माण। प्रमुख केंद्र इसके ललितपुर, सारनाथ, मथुरा, पाटलिपुत्र। आध्यात्मिकता, जीवंतता, शारीरिक सौंदर्य, मानवीय हाव भाव। सारनाथ का धर्मचक्र प्रवर्तन में दिखता है ये। गुप्तकालीन जैन धर्म अंतर्गत विशालकाय बाहुबली मूर्तियाँ। फ्रेंड्स, आप ये देखेंगे कि मैंने बहुत ही कम शब्दों में और इसको बहुत ही छोटे छोटे वर्ड्स में लिख रखा है, क्योंकि वहाँ पे वर्ड लिमिट रहती है और हमें कम वर्ड लिमिट में, कम स्पेस में बहुत सारी चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर 2-3 डायमेंशन पूछी जाती हैं। इसलिए मैंने इसको कई पॉइंट में इसलिए रख रखा है ताकि लास्ट मोमेंट पे मुझे एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट तो याद ही आ जाएं। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट याद करने का ट्राई करिएगा, कि एग्जामिनेशन हॉल में इतना प्रेशर रहता है कि आप उसको डील करने के लिए कम से कम आपके माइंड में कुछ आइडियाज़ तो रहें, 2-3 पॉइंट तो रहें, कि आप उसको उसकी कंडीशंस को फुलफ़िल कर सकें। देन अब हम नेक्स्ट देखने चाहेंगे भारतीय दर्शन। प्राचीन भारतीय साहित्य में दर्शन की लंबी परंपरा रही है, जिसमें दार्शनिकों ने जीवन और मृत्यु चक्र के रहस्यों के लिए विभिन्न मत प्रतिपादित किए तथा मनुष्य हेतु 4 लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बताया। ये भारतीय दर्शन के लिए एक इंट्रो हो जाएगा, जिसमें जीवन के 4 लक्ष्य हैं: धर्म, मोक्ष, अर्थ, काम। इसकी विचारधाराएं जो हैं 2 प्रकार से हैं। एक है परंपरागत या रूढ़िवादी, दूसरी है धर्म विरोधी। परंपरागत जो है उसमें सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, मीमांसा है, वेदांत है। मैंने ब्रैकेट में इनके जो संस्थापक हैं उनको भी लिख रखा है, जैसे सांख्य के लिए कपिल, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कणाद, मीमांसा के जैमिनी। धर्म विरोधी में बौद्ध विचारधारा, जैन विचारधारा, चारवाक या लोकायत दर्शन है। सबसे पहले हम सांख्य विचारधारा के बारे में देखेंगे। तो इसका शाब्दिक अर्थ है गिनना, ज्ञान प्राप्ति ही मुक्ति संभव, द्वैतवाद में विश्वास। मुख्य अवधारणाएं इसमें प्रत्यक्षता, अनुमान, शब्द। उसके बाद अन्वेषण की वैज्ञानिक प्रणाली, प्रकृति व पुरुष वास्तविकता का आधार, प्रकृति की विशेषताएं जैसे विचार, गति, रूपांतरण। ये सांख्य की विशेषताएं हो गई। उसके बाद हम योग की विशेषताएं देखेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ है 2 मुख्य सरताओं का योग। उसके बाद इसका अगला पॉइंट है मानव यौगिक तकनीकों के शारीरिक प्रयोग व ध्यान प्रयोग कर मुक्ति प्राप्त कर सकता। उसके बाद पुरुष प्रकृति से, पृथ्वी से पृथक हो जाता। स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। उसके बाद मन, शरीर तथा ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण में सहायक। उसके बाद हम न्याय की विशेषताएं देखेंगे। तर्कपूर्ण चिंतन पर विश्वास, जीवन मृत्यु के रहस्यों को तर्कपूर्ण तथा विश्लेषणात्मक चिंतन द्वारा हल करना। निष्कर्ष, श्रवण, उपमा जैसे साधनों से समस्या जांच, सुनियोजित तर्क वितर्क तथा चिंतन पर बल। ये हमारी संन्याय की विशेषताएं थी। अब हम वैशेषिक की विशेषताएं देखेंगे। ब्रह्मांड भौतिकता में विश्वास, सभी तत्व वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश से निर्मित। परमाणु सिद्धांत विकास, ब्रह्मांड उत्पत्ति की यांत्रिक प्रक्रिया प्रतिपादक, ब्रह्मांड कर्म सिद्धांत के बल पर संचालित। उसके बाद हम मीमांसा देखेंगे। तर्कपूर्ण चिंतन, विवेचन तथा अनुप्रयोग,
संहिता तथा ब्राह्मण विश्लेषण पर केंद्रित, वेदों में शाश्वत सत्य निहित का अर्थ तर्क, मुक्ति अनुष्ठान निष्पादन से संभव, वेद द्वारा नियत सभी कर्तव्य पूर्ति करना, विभिन्न वर्गों के बीच सामाजिक अंतर की वैधता। अब इसके बाद हम वेदांत की विशेषताएं देखेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत, उपनिषद वर्णित जीवन प्रणाली, दर्शन स्वीकार्यता, मुख्य आधार बद्रायण या ब्रह्मसूत्र, आत्मा तथा ब्रह्मा समान स्तर पर लाना व अविनाशी शाश्वत बताना, अद्वैत वेदांत का विकास, कर्म पुनर्जन्म सिद्धांत मान्यता। अब हम चार्वाक की विशेषताओं को देखेंगे, जो कि उनका सिद्धांत था। मुक्ति प्राप्ति हेतु भौतिक दृष्टिकोण मुख्य प्रतिपादक, भौतिक तथा लोक जगत के प्रति गहरी आसक्ति, पृथ्वी पर आचरण के सभी अलौकिक तथा दिव्य कारक अस्तित्व का खंडन, मोक्ष प्राप्ति की आवश्यकता विरोध में तर्क, ब्रह्मा ईश्वर अस्तित्व का खंडन, ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव वस्तुओं के अस्तित्व पर विश्वास। इसमें एक सिद्धांत इनका था, खाओ पियो मस्त रहो, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कृता। ये इनका एक सिद्धांत था जो कि बहुत ही फेमस है। अब हम अगले टॉपिक में देखेंगे, जो कि है भक्ति व सूफी आंदोलन। सबसे पहले भक्ति आंदोलन के बारे में इंट्रो है। भक्ति आंदोलन का उदय भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु में 6वीं और 10वीं शताब्दी के बीच हुआ। 15वीं शताब्दी के अंत तक धीरे धीरे उत्तरी भारत की ओर इसका प्रसार हुआ। भक्ति आंदोलन के दो संप्रदाय थे, सगुण निर्गुण। सगुण में अलवार नयनार थे, निर्गुण में कबीर नानक दादू दयाल आदि थे। अब हम इनके मत देखेंगे। आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्टाद्वैतवाद, माध्वाचार्य का द्वैतवाद, निम्बार्क का द्वैताद्वैतवाद, वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैतवाद। अब हम इनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो इसकी विशेषताएं थी, व्यक्तिगत भगवान अवधारणा पर बल, समानता व बंधुत्व प्रचार, जातिगत भेदभाव नहीं, पुनर्जानियों पुजारियों को तुच्छ माना, भ्रूण हत्या सती प्रथा की निंदा, सार्वभौमिक बारंबार जाप अनुष्ठान समारोह अस्वीकृति, प्रचार प्रसार हेतु स्थानीय भाषा प्रयोग, ईश्वर साक्षात्कार हेतु सच्चे गुरु की आवश्यकता। अब हम सूफी आंदोलन के बारे में देखेंगे। इसका इंट्रो हम देंगे। सूफी मत इस्लाम की रहस्यवादी शाखा है और इसे तसव्वुफ के नाम से जाना जाता है। यह आत्मबोध, सहिष्णुता, नेकी और सभी के लिए सार्वभौमिक प्रेम पर जोर देता है। इसकी विशेषताएं हैं, कठोर आत्मविश्लेषण एवं विचार मंथन द्वारा आत्मशुद्धिकरण, अंतर्ज्ञान की आवश्यकता पर बल, पीर मुर्शिद परंपरा का सख्त पालन, अंतिम लक्ष्य अल्लाह के साथ मिलन, सहिष्णुता भावना प्रसार, सार्वभौमिक भाईचारा, अल्लाह से प्रेम का अर्थ मानवता से प्रेम, विस्तृत रीति रिवाज खारिज, फना जिक्र तौबा, समा वदाहतुल वजूह, इंसान कामिल महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। इसके प्रमुख सिलसिले हम देखेंगे, सोहरावर्दी, चिश्तिया, कुबराविया, सत्तारी, नक्शबंदी, कादरी। अब हम केव आर्ट को देखेंगे। गुहा कला शैली। भारत की गुहा कला शैली और स्थापत्य शैली अभूतपूर्ण समृद्धि तथा विविधता से परिपूर्ण है, जहां भीमबेटका जैसे पुरापाषाण और मध्यपाषाण युग की गुफाओं की विशेषता दैनिक जीवन संबंधी विषयों पर आधारित, वहीं मौर्योत्तर कालीन गुफा स्थापत्य रीति रिवाजों और परंपराओं के चित्रण के साथ धार्मिक महत्व प्रदर्शित करती है। ये मेरा इंट्रो इसमें कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। आप इसको 2 से 3 लाइन में, ज़्यादा कोशिश करिएगा कि 3 लाइन में इसको फिनिश कर दें, क्योंकि वहाँ पे आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना होता है। अब हम गुफा कला की शेष शैली की विशेषताएं देखेंगे। ये इसकी विशेषताओं में हम देखते हैं, सामुदायिक जीवन पद्धति का दर्शन, बौद्ध गुफाएं व्यापारिक मार्गों के निकट थी, अस्थायी निवास सुविधा थी, बुद्ध व बोधिसत्व प्रतिमाएं, भित्ति चित्र पर नक्काशी जो कि अजंता कार्ले और बाकी गुफाओं में देखने को मिलता है, बौद्ध धर्म तथा प्रार्थना सभा कक्ष थे, कन्हेरी, भज और बेडसा की गुफा में देखने को मिलेगा, विष्णु अवतार, गंगा यमुना नटराज शिव प्रतिमाएं, उदयगिरी सिद्धवासल में जैन गुफा भित्ति चित्र, संरक्षात्मक अभियांत्रिकी और कलाकृति में महत्वपूर्ण उपलब्धि।
चित्रांकन की कोमलता, खुदाई की सूक्ष्मता, कल्पनाशील सृजन, ये सब इसकी विशेषताएं थी। अब ये कुछ यहाँ पे मैंने PYQ के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे और मेरे नोट्स में मुझे लग रहा था कि वो नहीं लिखे हुए हैं। जो क्वेश्चन मिल गए थे वो तो ऑलरेडी नोट्स में रिटन है, जो छूट गए थे उनको मैंने लास्ट में लिख दिया था। तो एक हमारा क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति और परंपरा। इसमें हम इंट्रो देंगे। भारत एक विशाल देश है जहाँ प्राकृतिक रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक एवं राजनीतिक स्तर पर समानता एवं असमानता के तत्व दिखाई देते हैं। भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का प्रतीक है। अब हम इसके 3 पॉइंट दिखा लेंगे। इसमें भौगोलिक विशेषताएं अलग बताएंगे, राजनीतिक विशेषताएं अलग बताएंगे, सांस्कृतिक विशेषताएं अलग बताएंगे। अब हम आगे देखते हैं वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताएं। इसके इंट्रो में हम लिखेंगे, ऋग्वैदिक काल को लोगों ने उस क्षेत्र को सप्त सैंधव कहा जहाँ वे निवास करते थे। बाद के साहित्य में इन्होंने इस क्षेत्र को आर्यवर्त भी कहा है। इसकी भौगोलिक विशेषताएं देखेंगे, गंगा घाटी का परिचय, नदी तंत्र का ज्ञान, वनस्पतियों का ज्ञान, उत्पादक भूमियों से परिचय, नक्षत्र ज्ञान, सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश में क्या रहता था? अफगानिस्तान, अरावली, दक्षिण भारत क्षेत्र इसमें नहीं है, हिमालय, तिब्बत, तुर्किस्तान। भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं को देखेंगे तो हम रसायन के क्षेत्र में, धातु विज्ञान क्षेत्र, खगोल, ज्योतिष विज्ञान, औषधि विज्ञान, गणित के विज्ञान, योग के विज्ञान, इन सभी क्षेत्रों में भारतीयों का बहुत ही वर्चस्व रहा है और इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा से इसको पूरे विश्व में विश्वविख्यात करवाया था। अब हम वैदिक साहित्य के बारे में देखेंगे। वैदिक साहित्य के अंतर्गत वेद और वेदों से संबद्ध बहुविध शाब्दिक अभिव्यक्ति रूपी ज्ञान राशि समाहित है, जिसमें मूलतः 4 सोपान है: वेद संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक साहित्य के ये चारों वेद जो है, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को मैंने कैटेगरी वाइज लिख दिया है। ये प्री के बेस से भी सही लिखा हुआ है जो कि उसमें यूज़ आ जाएगा। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण हमारे हैं ऐतरेय, कौशितकी, शतपथ, तांड्य, जैमिनीय। आरण्यक है ऐतरेय, कौशितकी, छांदोग्य। उपनिषद हैं ईश, केन, मांडुक्य, छांदोग्य, कठोपनिषद। उसके बाद एक क्वेश्चन है भारत विश्व गुरु। ये इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि भारत को विश्व गुरु की संज्ञा क्यों दी जाती है। तो इसके अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। इतिहास के पन्नों में भारत को विश्व गुरु यानी विश्व का शिक्षक कहा जाता था। प्राचीन भारत में जहाँ यहाँ की अर्थव्यवस्था, राजनीति, शिक्षा, योग, विज्ञान, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में समृद्धि प्राप्त थी। विश्व गुरु बनने का आकार, इसके क्या क्या डायमेंशन हैं वो हम देखेंगे। योग, गणित, शिक्षा, चिकित्सा, धर्म व दर्शन। इसमें आप देखेंगे कि हमारे विश्व में भारत को विश्व गुरु की संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि हमने इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा काम किया, जिसको आगे के देश के विभिन्न देशों ने इसको अपनाया था। अब हम गणित के क्षेत्र में देखेंगे भारतीयों के जो योगदान है। जीरो का आविष्कार जो कि आर्यभट्ट ने किया। वेदों से खरबों की संख्या की जानकारी। शिक्षा के क्षेत्र में हमने देखते हैं नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, फाहियान या हानसांग द्वारा शिक्षा ग्रहण। विज्ञान के क्षेत्र पर एक आर्यभट्ट का कॉन्सेप्ट था, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन और रात। शल्य चिकित्सा में सुश्रुत द्वारा जो प्लास्टिक सर्जरी का जो विकास हुआ है। धर्म दर्शन में हम बौद्ध, जैन, भारतीय षट दर्शन देखते हैं। अर्थव्यवस्था में भारत को सोने की चिड़िया की उपाधि दी गई है। योग में विश्व का सबसे पुराना विज्ञान जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। आप ये चीज़ देख लीजिएगा, जब भी क्वेश्चन आए तो एक उसका हमेशा एक भूमिका 2 से 3 लाइन में जो उसका कीवर्ड हो कि जो उसको पूछ रहा हो उसके बारे में, वो उसके बाद में उसका एक निष्कर्ष लिख लीजिए। सभी में मैंने अपने नोट्स को इस हिसाब से लिख रखा है कि जो क्वेश्चन की डिमांड होगी वहाँ पे मैं उस अकॉर्डिंग वहाँ पे निष्कर्ष उसका लिखूँगी। इसलिए सभी में मैंने निष्कर्ष जैसी चीज़ें नहीं लिखी, मैंने सिर्फ एक मटेरियल के तौर पे चीज़ें लिखी हैं जो मैं उसकी मेन बॉडी में डाल सकूँ। अब हम देखेंगे अगला टॉपिक है जो हमारा
गुप्तकालीन स्वर्णकाल यानी कि गुप्तकाल को स्वर्णकाल क्यों कहा जाता था? तो हम इसके इंट्रो में लिखेंगे, स्वर्ण युग से तात्पर्य है आर्थिक समृद्धि तथा चतुर्दिक सफलता का काल। साहित्य एवं कला के क्षेत्र में यह क्लासिकल मानदंड को दर्शाता है। अब हम इसकी विशेषताएं देखेंगे। समुद्रगुप्त नेतृत्व में दक्षिण पर आक्रमण, सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी, गुप्त शासकों की धार्मिक सद्भाव नीति, संस्कृत विद्वान संरक्षण, विशाखदत्त कालिदास, स्थापत्य क्षेत्र में एलोरा अजंता गुफा, विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र खगोल शास्त्र ज्योतिष शास्त्र, गुप्तकालीन सिक्के, मेहरौली का लौह स्तंभ, सुल्तानगंज बुद्ध कांसे की मूर्ति। ये सब पॉइंट ये दर्शाते हैं कि गुप्तकाल स्वर्णकाल क्यों था। अब गुप्तकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी को देखेंगे कि उस समय की विज्ञान साइंस टेक्नोलॉजी कैसी थी। तो इसमें देखते हैं हम, पाश्चात्य विद्वानों ने सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन भारत के लोग धर्म और स्थापत्य में ही डूबे रहे होंगे, परंतु गुप्तकाल में कला व स्थापत्य के साथ ही विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी अभूतपूर्व प्रगति स्थापित हुई। अब हम इसको देखेंगे कि किस किस क्षेत्र में हमारा किस प्रकार से विकास हुआ। अगर हम गणित के क्षेत्र में देखते हैं तो अंकमाला का विकास, शून्य का प्रयोग। बीजगणित के क्षेत्र में देखते हैं शून्य व दशमलव प्रणाली की खोज, त्रिकोणमिति, पाई का मान, ऋणात्मक अंक प्रयोग। उसके बाद हम खगोल विज्ञान देखेंगे, पृथ्वी परिधिमान, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा। भौतिक शास्त्र में देखेंगे वैशेषिक दर्शन तथा परमाणुवाद। रसायन शास्त्र के संबंध में देखते हैं चरक व सुश्रुत संहिता, औषधि निर्माण ज्ञान, नागार्जुन द्वारा रस संहिता। चिकित्सा के क्षेत्र में शल्य चिकित्सा, छुआछूत बीमारी ज्ञान, धन्वंतरी, महत्वपूर्ण शिक्षा। मेरे ये टॉपिक्स यहीं पे कंप्लीट होते हैं जो पूरे आर्ट एंड कल्चर को कवर करते हैं, जिसमें कि GS 1 पेपर में आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको टैकल कर सकते हैं। उसके जितने भी डायमेंशंस रहे हैं उसको मैंने PYQ के थ्रू ही अपने नोट्स को रेडी किया है। तो हमेशा नोट्स रेडी करने का सबसे मोटा आइडिया आप यहीं से लीजिए कि प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, देखिए कि कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके वर्ड्स को पकड़िए, उन्हीं से रिलेटेड उसके जितने भी डायमेंशन हो, यानी कि क्या योगदान है, क्या विशेषताएं हैं, क्या कारण रहे, क्या पॉजिटिव चीज़ें होती हैं किसी चीज़ की, क्या नेगेटिव होती हैं, इन सब चीज़ों को बना के एक अपना नोट्स रेडी कर लीजिए शॉर्ट में, जो कि हमको लास्ट में हेल्प करे। तो मेरे आर्ट एंड कल्चर के ये टॉपिक के अंदर जितना भी कुछ था मैंने इन सारी वीडियो के माध्यम से कवर कर दिया है। नेक्स्ट मैं आगे मॉडर्न इंडिया के बारे में बताऊंगी अपने नोट्स के माध्यम से। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।